हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे, सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी समुद्र विज्ञान से रिलेटेड है। आज मैं आपको जियो का एक ऐसा टॉपिक कराने वाली हूँ जो कि आपकी पीजीटी में पीजीटी लेवल की बात करें ना, DSSB, KVS, NVS, आपका HTET, तो पीजीटी लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। ज्योग्राफी से रिलेटेड है और आपका ओशेनोलॉजी, ज्योग्राफी की एक शाखा कह लो, एक ब्रांच कह लो, ओशेनोलॉजी, समुद्र विज्ञान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो समुद्र विज्ञान से ही रिलेटेड है। हम पढ़ेंगे कि जो हमारे समुद्र हैं, जो हमारे सागर हैं, समुद्र हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, कैसी कैसी आकृति होती है। अगर हम बात करें समुद्र की, तो समुद्र विज्ञान क्या है आपका, समुद्र का अध्ययन, सागर का अध्ययन आपका समुद्र विज्ञान कहलाता है। हमारी पृथ्वी पर 0 डिग्री, हमारी पृथ्वी पर जो 0 डिग्री है ये हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आपके उत्तरी गोलार्ध के 60.1% एरिया पर क्या है, जल है, और आपके दक्षिणी गोलार्ध के 80.9% एरिया पर जल है। तो जलीय भाग सबसे अधिक किस एरिया पर है, दक्षिणी गोलार्ध पर। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जलीय गोलार्ध के नाम से। और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा कम जल है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा उत्तरी गोलार्ध, कौन सा जलीय गोलार्ध है, कौन सा स्थलीय गोलार्ध है। तो भाई दक्षिणी गोलार्ध आपका जलीय गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध आपका स्थलीय गोलार्ध है। उसके बाद अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो आपकी संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर या एग्जैक्ट 70.8% भाग पर क्या है, जल है, और 29% एरिया पर क्या है, स्थल है। अगर हम जो ग्लोब होता है ना, ग्लोब का क्षेत्रफल देखें ना, तो ग्लोब का क्षेत्रफल, पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल होता है, पूरे ग्लोब का क्षेत्रफल, जिस पर आपका पूरा मैप छपा हुआ रहता है, आपके सागर, समुद्र, महाद्वीप, देश, सब कुछ होता है। ग्लोब का जो क्षेत्रफल होता है 5.99 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें देखो, जो हम समुद्र विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी उस ग्लोब पर जल का क्षेत्रफल कितना होता है, जलीय एरिया का। तो जलीय एरिया के क्षेत्रफल की बात करें तो 36.10 या करोड़ आएगा, करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपका करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर क्या है, आपका जल विद्यमान है। ग्लोब के 36.10 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर क्या विद्यमान है, जल विद्यमान है। उसी तरह अगर स्थल की बात करें तो आपके ग्लोब के 14.88 लगभग करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर आपका क्या है भाई, स्थलीय भाग है, यानी लैंड एरिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पृथ्वी पर देखो जलीय भाग कितनी मात्रा में है, यहाँ पर देखो कितनी मात्रा में है, यहाँ पर भी इसकी कितनी मात्रा है। तो इसी वजह से जो आप हमारा जलीय भाग है सबसे ज़्यादा समुद्रों के द्वारा कवर होता है, महासागरों के द्वारा कवर होता है। हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर आपका अंध महासागर और अटलांटिक महासागर है। तीसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर आता है। 4th नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है। तो हमारी पृथ्वी पर महासागरों के अकॉर्डिंग काफ़ी जलीय पार्ट कवरअप हुआ पड़ा है। स्थलीय तो बहुत कम है, जलीय ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, इसीलिए हम अध्ययन करते हैं किसका, समुद्र विज्ञान का। अब जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है भाई, जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो यहाँ से आता है आपकी, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। ठीक है, आप सबको पता है हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पॉइंट यानी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके स्थल की औसत ऊंचाई की, स्थल की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई की बात करें तो केवल 840 मीटर है। हमारे स्थलीय एरिया की, लैंड वाले एरिया की एवरेज हाइट की बात करें तो केवल 840 मीटर है।
मानती हूँ कहीं पर आपके 8,848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट है, बट भाई कहीं पर आपके समतल मैदान भी तो है जो कि केवल 200 से 300 मीटर ऊंचे हैं सी लेवल से। ठीक है, तो हमने क्या बताई है, ये औसत ऊंचाई। तो स्थलीय एरिया की, पृथ्वी के जो लैंड वाले एरिया हैं उनकी औसत ऊंचाई केवल 840 मीटर है। जबकि हम समुद्रों की बात करें तो समुद्र तो ऊंचे हो नहीं सकते, बट गहरे जरूर हो सकते हैं। तो समुद्रों की औसत गहराई की बात करें तो वो है भाई आपकी 3800 मीटर। देख लो कितना फर्क है पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों में और समुद्र की गहराई में। तो जितना ऊंचा हमारा लैंड वाला पार्ट नहीं है, उतने गहरे हमारे समुद्र हैं, महासागर हैं, जिन्हें आप जानते हो। अब जो आपके ये महाद्वीप हैं, महासागर है, किस में आते हैं? आपके महाद्वीप, महासागर प्रथम क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत आते हैं भाई। प्रथम क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत, यानी हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले क्या बने? महाद्वीप बने और महासागर बने। यहाँ से पीजीटी में क्वेश्चन आता है। ठीक है, DSSB, KVS, NVS सबसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन ऊंचावचों से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के ऊंचावच होते हैं सैलिसबरी के अकॉर्डिंग टू सैलिसबरी। उन्होंने कहा हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार के ऊंचावच होते हैं। प्रथम क्रम के ऊंचावचों में महाद्वीप और महासागर आते हैं। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले महाद्वीप और महासागर ही बने हैं। तो प्रथम क्रम के ऊंचावच, महाद्वीप, महासागर। द्वितीय क्रम के ऊंचावच, इसमें आपके आते हैं पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान। ये आते हैं आपके द्वितीय क्रम के ऊंचावच, यानी महाद्वीप बने, महासागर बने और फिर उन पर बने पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान। अब तृतीय क्रम के ऊंचावच और बिल्कुल लास्ट, तृतीय क्रम के ऊंचावचों में आपके क्या आते हैं? जो इन पर्वतों के बीच में नदियाँ बहेंगी, जो इन पहाड़ों पर, पठारों पर जो झीलें, मैदानों में जो झीलें होंगी, हिमनदी होगी, समुद्री धाराएं होंगी, मीन्स ये जो चीज़ें इन सब चीज़ों पर काम करेगी वो आपकी तृतीय क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो यहाँ से बहुत बार देखा मैंने, DSSB और HTET का तो ये लगा लो फेमस है, एक साल नहीं डालेगा, दूसरे साल जरूर डालेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रथम क्रम के ऊंचावच, द्वितीय क्रम के ऊंचावच और तृतीय क्रम के ऊंचावच। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अपना समुद्र। ये तो बीच में थोड़ा सा आ गया, आपको ये बताना था कि महासागर कौन से क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत आते हैं। तो भाई आपके प्रथम क्रम के ऊंचावच के अंतर्गत आते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में हद से ज़्यादा बार पूछा जाता है, जो आपकी स्थल की ऊंचाई होती है यानी हाइट, ऊंचाई, और जो समुद्रों की गहराई होती है यानी डेप्थ, उसको किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो आपकी जो ये स्थलीय भाग है यानी महाद्वीपीय भाग है, इनकी जो ऊंचाई होती है और समुद्रों की जो गहराई होती है उसको उच्चतामिति वक्र के द्वारा दिखाई जाता है। उच्चतामिति वक्र के द्वारा दिखाई जाता है। ठीक है, दिखाया जाता है। आपकी जब प्रैक्टिकल पढ़ोगे ना ज्योग्राफी की, तब वहाँ से प्रैक्टिकल से होता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमेशा यही आता है कि स्थल की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को किस वक्र के द्वारा दिखाया जाता है? तो स्थलीय यानी महाद्वीपों की ऊंचाई और समुद्र की गहराई को उच्चतामिति वक्र के द्वारा, उच्चता ता आएगा भाई, ता कर लेना, उच्चतामिति वक्र के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। हाइपोसोमेट्रिक कर्व, इसमें सागरों की गहराई के साथ साथ महाद्वीपों की ऊंचाई को भी हम दिखा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। अब देखो, आपका जो समुद्र है इसके अंदर बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, गाद होती है, मिट्टी होते हैं, ढाल होते हैं। ध्यान से देखना, जब भी ये आपका महाद्वीप का ऊंचा भाग, यहाँ पर मान लो ये आपका समुद्र स्टार्ट हो गया, यहाँ से नीचे नीचे ये सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो ये वाला एरिया जो समुद्र में डूबा हुआ है इसे कहते हैं महाद्वीपीय मगन तट। इसके नीचे ये वाला एरिया इसे कहते हैं महाद्वीपीय मगन ढाल। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं।
और तीसरा बिल्कुल ये लगा लो और भी नीचा होता है इससे, ऐसे बहुत नीचा होता है ये। तो तीसरा जो बिल्कुल अंदर होते हैं इन्हें कहते हैं गहन सागरीय मैदान। किस नाम से जानते हैं? गहन सागरीय मैदान। उसके अलावा समुद्र के अंदर कटक, पहाड़, पर्वत, गर्त, खाइयाँ, ट्रेंचेस, ग्योट, बहुत कुछ पाया जाता है समुद्रों के अंदर। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट की बात करें तो ये इसका ढाल बहुत पूछा जाता है भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है मगन तट से वो इसके ढाल से आते हैं कि महाद्वीपीय मगन तट का ढाल कितना होता है। तो याद रखना इसका ढाल होता है 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक, जो ये वाला है समुद्र में डूबा हुआ है, समुद्र के पानी में। महाद्वीप का जो किनारा समुद्र के पानी में डूबा रहता है उसे महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। 1 डिग्री से 3 डिग्री, ये ज़्यादा गहरा नहीं होता। समुद्र के अंदर केवल इसकी गहराई 180 मीटर तक होती है, ज़्यादा गहरा नहीं होता ये। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो आपकी बहुत सारे कारणों से इसकी उत्पत्ति होती है। जैसे अगर समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ जाए तो जो महाद्वीपों का किनारा समुद्र में डूब जाएगा तब भी मगन तट बनेगा। ठीक है, आपकी कोई नदी है लास्ट स्टेज में आके समुद्र में मिल रही है तो वो जो गाद कंकर मिट्टी लाएगी वो आपके महाद्वीपों के किनारी भागों में जमा कर देगी, तब भी आपका मगन तट बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका जो भी ठीक है, आपकी कोई भी विवर्तनिक घटना है जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, जब ये घटनाएं घटित होती हैं तो हलचल होती है समुद्रों के अंदर भी, तब भी आपके महाद्वीपीय मगन तट बनते हैं। तो बहुत सारे कारणों से ये निर्मित होते हैं, बनते हैं। इनके बाद अगर हम बात करें महाद्वीपीय मगन तट की तो अटलांटिक महासागर में इनका सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। अटलांटिक या अंध महासागर में, अटलांटिक और अंध महासागर की 13.3% एरिया पर आपके महाद्वीपीय मगन तट फैले हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इनका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सेकंड, महाद्वीपीय मगन ढाल। मगन ढाल की बात करें तो भाई इनका ढाल होता है आपका 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। ये आपके महाद्वीपीय मगन तट से नीचे वाली सतह करती है, समुद्र के अंदर डूबी हुई। ठीक है, महाद्वीपीय मगन तट से नीचे पाया जाता है महाद्वीपीय मगन ढाल 2 से 5 डिग्री। ये समुद्र में थोड़ी और अधिक गहराई तक पाए जाते हैं, आपके 200 से 300 मीटर की गहराई पर पाए जाते हैं समुद्र के अंदर। अगर इनकी भी बात करें तो जो महाद्वीपीय मगन ढाल हैं ये भी आपके अटलांटिक महासागर में ही सबसे अधिक पाए जाते हैं। किसमें? अटलांटिक महासागर में ही ये सबसे अधिक पाए जाते हैं आपके महाद्वीपीय मगन ढाल। ठीक है, महाद्वीपीय मगन ढाल आपकी महाद्वीपीय मगन तट के बाद वाली आकृति है। उसके बाद अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर में 12.4% क्षेत्रफल पर महाद्वीपीय मगन ढाल फैले हुए हैं और सबसे कम में हिंद महासागर में सबसे कम मगन ढाल देखने को मिलते हैं। अगर महाद्वीपीय मगन ढाल की उत्पत्ति की बात करें, ये पैदा कैसे होते हैं, तो जब चट्टानों में वलन पड़ जाते हैं, सिंपली चट्टानों में जब वलन पड़ जाते हैं तो जैसे समुद्री तरंगें अपर्दन करती हैं तो वो इस वाली चट्टान को काट काट के इसके मलबे को यहाँ जमा करती रहेगी और इससे यहाँ पर ये सारा कट जाएगा और यहाँ पर एक मलबे का एक ढाल का निर्माण हो जाएगा और इसी ढाल को कहेंगे महाद्वीपीय मगन ढाल। दूसरा, भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा भी आपके महाद्वीपीय मगन ढाल बनते हैं। ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा जैसे ही मैग्मा बाहर आता है, लावा के रूप में जम जाता है और फिर वही लावा आपका ढालों पर जमा हो जाएगा और जब वो लावा ढालों पर जमा होके स्ट्रोंग हो जाता है तब आपके महाद्वीपीय मगन ढालों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, महाद्वीपीय मगन ढालों के बाद जो अगली चीज़ आती है समुद्रों के अंदर गहन सागरीय मैदान हमारी पृथ्वी पर भी होते हैं, हमारे लैंड एरिया पर भी होते हैं और समुद्र के अंदर भी होते हैं। लैंड एरिया से ही एक जैसे ही होते हैं, जैसे लैंड एरिया पर आपकी मिट्टी का जमाव होता है उसी तरह समुद्रों में भी जो गहन सागरीय मैदान होते हैं इसके अंदर एक से
1 से 1.5 मीटर मोटी मिट्टी की परत बिछी होती है गहन सागरीय मैदान में, 1 से 1.5 मीटर मोटी। ये जो मिट्टी की परत होती है इनमें है ना सिंधु पंख सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सिंधु पंख। और ये जो सिंधु पंख होते हैं जैसे आपका ग्लोबिजेरिना, डाइटम, रेडियन, ये अलग एक चैप्टर है, अलग कंसेप्ट है। सिंधु पंख यानी एक बारीक मिट्टी का बिछाव होता है जो समुद्रों के गहरे मैदानों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो बनते हैं ना सिंधु पंख, जब आपकी समुद्री वनस्पति, समुद्री पेड़ पौधे या समुद्री जीव मर जाते हैं तो उनके अवशेषों से इन सिंधु पंखों की इनका निर्माण होता है, सिंधु पंखों का। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? गहन सागरीय मैदान में। उसके अलावा आपके जो गहन सागरीय मैदान है इसमें छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और इसमें आपके कुछ पर्वत भी होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन ये बहुत बार देखा गया है, समुद्री पर्वत जो समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं। देखो भाई, कई आपके लैंड वाला एरिया जैसे आपका कोई पर्वत है, आपके पर्वत समुद्रों के अंदर भी डूबे रहते हैं। ठीक है, ऐसे समुद्री पर्वत जो समुद्रों के अंदर डूबे हुए हैं पर उनका जो शिखर है उनका कैसा होगा? समतल। उनकी चोटी नहीं होती समुद्री पर्वतों की, शिखर समतल होता है यानी ऊपर से प्लेन होगा। तो ऐसे समुद्री पर्वत अगर समुद्र के अंदर डूबे रहते हैं तो उन्हें गयोट कहते हैं। क्या कहते हैं? गयोट कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है गयोट क्या होते हैं। डूबे हुए यानी समुद्री पर्वतों को गयोट कहते हैं जिनका शिखर समतल होता है, ढाल खड़े होंगे, शिखर समतल होगा, चोटी नहीं होती इन पर्वतों की। इन गयोट को निगमन द्वीप भी कहते हैं। निगमन द्वीप यानी जो आइलैंड आपके समुद्र के अंदर डूब चुके हैं, अगर उस आइलैंड पर आपका कोई पर्वत है तो जब वो पर्वत भी समुद्र में डूब जाता है तो उसे भी क्या कहेंगे? गयोट। ठीक है, उसके अलावा कुछ कटक भी पाई जाती है। कटक किसे कहते हैं? आपके लंबे और संकरे पर्वतों को। ऐसे पर्वत जो आपके लंबे होते हैं और पतले होते हैं, लंबे और पतले पर्वतों को कटक कहते हैं यानी रिज कहते हैं। ठीक है, कटक हमारे महासागरों में बहुत सारी कटक पाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल संसार की विश्व की सबसे लंबी कटक आपकी अंध महासागर में पाई जाती है, एस आकार की कटक। ठीक है, तो बहुत सारी कटकें हैं हर महासागर में, अनगिनत। नेक्स्ट, पहाड़ या पर्वत। पहाड़ी तो हमने पढ़ ली। पर्वत की बात करें, आपने अभी अभी पढ़े, जिसे क्या कहते हैं? ग्योट कहते हैं, जो समुद्र में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका समुद्र में पाए जाने वाले गर्त यानी गड्ढे। अब गड्ढों की बात करें तो समुद्रों के अंदर भाई आपके गड्ढे भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत गहरे गहरे गर्त होते हैं। इतना गहरा गड्ढा है समुद्र के अंदर जितनी ऊंची आपकी माउंट एवरेस्ट भी नहीं है। गड्ढे किसे कहते हैं? यानी समुद्र के अंदर एक ऐसा गहरा छेद बन जाए या एक ऐसे गहरे गड्ढे का निर्माण हो जाता है जिसमें आपके कई अन्य प्रकार की, अगर हम बात करें, मिट्टी और गाद और ये चीज़ें भरी रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। अगर हम समुद्रों में बात करें तो प्रशांत महासागर के अंदर सबसे ज़्यादा गड्ढे हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है मेरियाना गर्त, और मेरियाना गर्त हमारी पृथ्वी का भी सबसे गहरा गड्ढा है। 11,033 मीटर गहरा है ये, नियर अबाउट 11 किलोमीटर। आपकी माउंट एवरेस्ट नियर अबाउट 8.5 किलोमीटर लगभग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? 8.5 किलोमीटर, और ये 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर नीचा गड्ढा, देख लो कितना भयंकर हो गया। तो मेरियाना गर्त है इसका नाम, प्रशांत महासागर में है ये, फिलीपींस द्वीप के पूर्व में है। कहाँ पर? फिलीपींस द्वीप के पूर्व में है ये गड्ढा आपका, फिलीपींस द्वीप के पूर्व में। सेकंड, अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है प्यूरो ट्रिको। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है जावा, जिसे कई बुकों में सुंडा के नाम से भी जाना जाता है, जावा गर्त या सुंडा गर्त। ठीक है, तो मेरियाना गर्त आपका, अटलांटिक आपका, हिंद। तो ये सारे के सारे गर्त हैं, खाइयाँ हैं, इन्हें ही ट्रेंचेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेंच भी इन्हें ही कहा जाता है। उसके अलावा समुद्र में कैनियन भी बनते हैं। समुद्र में कैनियन भी होते हैं। कैनियन मीन्स महाखंड।
कैनियन क्या होते हैं भाई? सिंपली अगर कई बार जो गहरी खाई है, जो गहरा गड्ढा है, बहुत ही पतला और आपका कुछ इस तरह की शेप में हो, ये जो कैनियन होते हैं ना, आई आकार के होते हैं। ये बहुत ही पतले और गहरे गड्ढे होते हैं, बहुत ही पतले पतले और गहरे, हद से ज़्यादा गहरे गड्ढे होते हैं। कई बार इनकी गहराई 10,000 से 12,000 फीट तक भी गहरी हो जाती है, कैनियंस, महाखंड। तो हमारे समुद्रों के अंदर इस तरह के कैनियंस भी हैं। कैनियन अगर मैं आपको बताऊं ना, जो नदियां हैं लैंड पर अपनी सतलाकृति बनाती हैं, अपनी घाटियों को जब काटती है तब कैनियन बनाती हैं, ठीक है, तब वो कैनियन बनाती है, जिसे हिंदी में महाखंड कहते हैं। आई के जैसी आकृति होती है, बहुत ही पतले होते हैं आपके ये कैनियंस, ठीक है। जो कैनियंस होते हैं बहुत ही पतले होते हैं। अगर हम बात करें आपका अटलांटिक महासागर में मिसिसिपी कैनियन, अटलांटिक महासागर में मिसिसिपी कैनियन वो महाखंड का एग्जाम्पल है, कैनियंस का एग्जाम्पल है। उसी तरह आपके महासागरों में बहुत सारे कैनियन हैं, हडसन कैनियन, चेसापीक कैनियन, दुनिया भर के कैनियंस हैं महासागरों के बीच में, यानी आई आकार के पतले और गहरे गड्ढे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा भाई, ज़्यादा डीपली नहीं था, मोटा मोटा, ठीक है। अगर समुद्र विज्ञान की बात करें तो ये मैंने थोड़ा आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताई हैं। वैसे डीपली करवाने लगे तो यही आपका लेक्चर 1.5-2 घंटे में जाके ख़त्म होगा। तो मेरा यहाँ पर ये क्लास देने का एक पर्पज़ है, हमने भाई अपनी पीजीटी ज्योग्राफी की जो पेड कोर्स है वो स्टार्ट किया है। अगर आप चाहते हो उस कोर्स को लेना तो आप ले सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अचीवर्स एकेडमी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये ज्योग्राफी पेड कोर्स पूरा पीजीटी लेवल की पूरी ज्योग्राफी मिलेगी, ठीक है। अगर आप वो कोर्स लेना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर आप पेड करके कोर्स का लाभ उठा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी मैं ही पढ़ाऊँगी आपको, मेरे द्वारा ही पूरी कंप्लीट जियो करवाई जाएगी नेट लेवल तक की। पीजीटी गारंटीड है, आपका 1 नंबर नहीं जाने दूंगी पीजीटी, क्योंकि मैं खुद ही पीजीटी 2 बार क्वालिफाई हूँ, नेट 2 बार क्वालिफाई हूँ, एचटेट पीजीटी क्वालिफाई हूँ, केवीएस क्वालिफाई हूँ, सीटेट 2 बार क्वालिफाई हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हर बार एग्ज़ाम देते हैं जब देखते हैं। तो फिर अगर आप लेना चाहते हो, करना चाहते हो तो प्लीज़ अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके विजिट करो और फिर पेड कोर्स खरीदो और पूरा डीपली स्टडी करो जियो को। तो कैसी लगी भैया आपको ये क्लास आज की? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय।